अब मैं आपसे वही सवाल एक पूछूंगा कि एक पर्सन है जिसके 2-3 बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ाता है, और अब स्कूल का खर्चा उसका लगेगा, कब लगेगा? सबसे बड़ा खर्चा कब लगेगा? मार्च अप्रैल के आसपास। क्यों लगेगा? क्योंकि उसको एडमिशन वगैरह कराना है, कॉपी किताबें, ड्रेस, बहुत सारी चीज़ें, सब स्कूल की फ़ीस, अगर कुछ पेन और देना है, डोनेशन या कुछ, वहाँ से उसका एक बड़ा अमाउंट खर्च हो गया, वहाँ पे हो गया। वहाँ से रैली चालू होती है। आप देखना किसी भी मार्केट में, इन जनरल बहुत सारे स्टॉकों में आपको रैली दिखेगी, ठीक है। अब वो रैली जाती है, जहाँ पे जाती है उसको तो छोड़ो, लेकिन अब वो बंदा क्योंकि पैसे खर्च कर चुका है और जानता है मार्केट के बारे में, मार्केट को सोच रहा था कि अभी इन्वेस्ट करूँ या कभी करूँ, अब उसका खर्चा हो गया है, अब वो सोचता है कि मैं थोड़े पैसे जोड़ लूँ फिर करूँगा। 4-5 महीने में वो कुछ पैसे जमा कर पाता है। 4-5 महीने में अगर आप देखोगे, कई सारे अगस्त के क्रैश हैं, 2011 में, 13 में, 15 में, ऐसे बहुत सारे क्रैश हैं। अक्टूबर का एक क्रैश बड़ा कुख्यात है, आता है तो बहुत बड़ा आता है। तो वो अब वहाँ पे बेचारा अगस्त में जा करके बाई कर रहा है और वहाँ पे क्रैश आ रहा है। तो मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे खरीद नहीं पाया जहाँ से रैली आनी है, वहाँ पे सेल कर रहा है जहाँ से क्रैश आना है। तो हर बार तो उल्टा काम हो रहा है। अभी इसको और को रिलेट करूँगा किसी और चीज़ से, ये कोई मतलब ध्यान नहीं देता। अब आप ये देखो कि ये जनरल टेंडेंसी है, सबके साथ होता है। बट हम जो, अब मैंने भी 6 साल जॉब करी है तो मैं उस चीज़ को कोरिलेट कर सकता हूँ। जो कंपनीज़ में ज़्यादातर हम काम करते हैं वो कंपनीज़ लिस्टेड होती हैं। अब वो लिस्टेड कंपनीज़ में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। अब वो जॉब करने वाला पर्सन एक तरीके से 15% का अगर नुकसान ऐसे कर रहा है, 7 तारीख को बाय करके और 25 को सेल करके 10-15% का नुकसान ऐसे कर रहा है। मार्च में ना बाय करके या अप्रैल में ना बाय करके वो रैली मिस कर रहा है और फिर वहाँ पे जाके खरीद रहा है और फिर 25-30% का करेक्शन वहाँ से आ रहा है, या स्टॉक्स में तो 40-40, 50-50% का करेक्शन आ रहा है। वो 40-50% का नुकसान और ये हर महीने का जो नुकसान है, सब कुछ मिला के उसकी सैलरी डिस्काउंट हो गई 10 से 15%। मतलब अगर वही कॉर्पोरेशन पे कर रही है और उसी का ही स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो मतलब एक तरीके से, मतलब ये डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो वहाँ से एक 10-15% की सैलरी का डिक्लाइन, मतलब अगर मैं उस कंपनी का ओनर हूँ और मेरा ही एम्प्लॉय उस कंपनी का स्टॉक इस तरीके से बाय और सेल कर रहा है, तो मेरा तो उस तरीके से फ़ायदा हो गया। और उधर से भी फ़ायदा हो गया कि जहाँ पे 40-50% का क्रैश आ गया। और अगर सारी कंपनियाँ मेरी ओन्ड हैं तो और बड़ा, मतलब जैसे अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी बहुत सारी, अब रॉथस्चाइल्ड्स का अगर मैं नाम ले दूं तो ऐसा होता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये कि हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम जॉब में हैं तो ऐसा ना हो कि हम जॉब में अपना दिमाग लगा रहे हैं। और देखिए बहुत सारे लोग तो इस तरीके से डील कर रहे हैं कि उन्हें कोई बता रहा है, कभी टिप्स या कॉल्स के चक्कर में फंसेंगे, और कभी जब अपना दिमाग लगाते हैं तो इस तरीके से फंसते हैं जैसा मैं बता रहा हूँ कि सैलरी आई, सैलरी के बेसिस पे वो अपने को डिज़ाइन कर रहे हैं, जबकि सैलरी उनके लिए इसी तरीके से डिज़ाइन हुई है कि वो वहाँ पे बाय करेंगे और यहाँ पे उनको सेल सस्ते में करना पड़ेगा। तो या तो अब इसको चीज़ों को पकड़ लें, अगर पैटर्न को पकड़ लें तो हम उस चीज़ का निष्कर्ष निकाल करके उससे बेटर चीज़ें कर सकते हैं। ये आपने ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली और अलग तरीके का ऑब्जर्वेशन बताया, लेकिन जब आप ये बता रहे थे ना तो मेरे को एक और प्रॉब्लम दिखी। काफ़ी सारे जो सैलरीड लोग होते हैं, जैसा कि मैंने बिल्कुल सही बोला, 10-12 तारीख तक उनकी सैलरी खत्म हो जाती है। पर अब जो लास्ट मैं 3 साल से देख रहा हूँ शेयर मार्केट में जो क्रेज चला हुआ है, अब एक और नई चीज़ है, लोग उधार ले लेके पैसे तो खत्म हो गए, अब पैसे कहीं से तो लाने पड़ेंगे। तो कुछ लोग दोस्तों से उधार ले रहे, रिश्तेदारों से, वहाँ तक तो चलो ठीक है कि भाई वो ब्याज व्याज इतना नहीं मांगेंगे। पर्सनल लोन ले रहे हैं, उसके बाद अलग अलग तरीके बैंक से जाके ले रहे हैं। आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहाँ पे 18-18, 20-20%, 25-25% पे बोरिंग मिल रहा है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि मेरे को प्रिटी श्योर हूँ कि जितने लोग हमको व्यू कर रहे हैं आज इस वीडियो को, इनमें से काफ़ी सारे लोग भी अभी उधार लेके निवेश कर चुके होंगे, या ट्रेड कर रहे होंगे, या तो ऑप्शन कर रहे होंगे, फ्यूचर करेंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। तो पहला सवाल मेरा, इसमें 2 सवाल हैं। पहला, आपका क्या अनुभव रहा है, क्या आपने कभी बोरो किया है, नहीं किया है, नॉट नेसेसरी बाजार के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, क्या आपने किया है, नहीं किया, उसका क्या अनुभव रहा है। और दूसरा, क्या आपने आसपास कभी देखा है कि क्या होता है जब इंसान बोरो करके डालता है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। टोटल सिचुएशन बताऊं तो ना उधार लेना चाहिए और ना देना चाहिए। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अच्छा, देना भी नहीं चाहिए? देना भी नहीं चाहिए, कई सारे रीजंस बताऊंगा, सब कोरिलेटेड है आपस में। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। देखिए क्या है कि अब मैं अपने को बताता हूँ मैं कैसे मार्केट की तरफ आया। वो उधार से कुछ लेसन्स ले करके ही मैंने सीखा समझा। मैं शायद 4th स्टैंडर्ड में था और गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस टाइम पे मैंने कॉमिक्स का बिज़नेस किया। अब कॉमिक्स के बिज़नेस में मेरे मोहल्ले के जो फ्रेंड्स थे उनको मैंने कॉमिक्स दी रेंट पे। अब एक दिन के लिए बंदा लेकर के जाता है, उसका 50 पैसा किराया होता था, मगर दे रहा है 10 दिन में, या कॉमिक ही गायब हो गई, फट गई, ये वो। तो उससे क्या हुआ, दोस्त मेरे दुश्मन बनने लग गए कि अरे यार अब
मैं खेलूंगा तो दोस्तों के साथ मोहल्ले में, और उस रीज़न की वजह से मेरे साथ वो बच्चा खेल नहीं रहा है। तो मेरे को ये रियलाइज़ हो गया कि क्योंकि मैंने उधार पे दिया या कोई खरीद करके गया और पैसे नहीं दिए, अब पैसे के लिए बार बार बोलो। अब मैं छोटा सा हूँ, मेरे को नहीं पता उस चीज़ को तगादा कहते हैं। अब नहीं मिल रहा है पैसा, उससे मेरी दोस्ती इफेक्ट हो रही है, तो वहाँ पे वो बिज़नेस तो बंद किया। लेकिन वो छोटे सी उम्र में मेरे को एक बहुत बड़ी सीख मिली। फिर उसके बाद मैं 6th स्टैंडर्ड में था, मेरे पिताजी नहीं रहे। और पिताजी के ना रहने पर बहुत सारा पैसा जो उनका था मार्केट में मर गया, नहीं देने आता कोई पैसा। समझ में आया कि भाई उधार मर जाता है अगर इस तरीके से भी हो जाए किसी के साथ। तो फिर एक और चीज़ हुई कि यार मेरे मामा जी तो बड़े दबंग आदमी हैं, उनका पैसा कोई मार नहीं सकता, ऐसा मैं समझता था। उनसे मैंने ऐसे ही कुछ बात करी, तो बड़ा हो गया तब की बात बता रहा हूँ। उनसे भी पता चला यार उनका भी पैसा मार्केट में मरता है। तो वो बचपन से जो चीज़ों को देखता आ रहा था, उससे ये समझ में आ रहा था कि यार उधार वाला बिजनेस नहीं करना, ये बड़ा क्लियर हो गया था। इवन मैंने, अगर मैं बताऊं, बहुत सारी ख़राब कंडीशंस भी रहीं पिताजी के ना रहने पे। जनरल स्टोर खोला हमने, स्नूकर वगैरह भी चलाया, कि स्नूकर किराए पे चलाया। तो उन कंडीशन में भी देखा उधार होता है, और मोहल्ले वाला ही बंदा उधार लेके जाता है और फिर उससे दुश्मनी हो जाती है थोड़ी सी पैसे वैसे के उसमें। फिर वो बाद में नॉर्मल होती है, लेकिन जब तक पैसा मांगोगे तब तक। तो वो सब चीज़ों ने एक चीज़ दिखा दी कि उधार नहीं लेना है। अब उधार देना भी नहीं है, ये भी समझ में आया, नहीं भी लेना। और नहीं भी लेना का और एग्जाम्पल बताऊँगा, देना नहीं ये समझ में आ गया। अब जो मामा जी दबंग हैं, वो उनका पैसा मरा जा रहा है, तो वहाँ से मेरी एक खोज चालू हो गई कि बिज़नेस ऐसा करना है जिसमें उधार वाला काम नहीं। और मार्केट के बारे में 8th स्टैंडर्ड में हमको एक छोटा सा चैप्टर स्टॉक में इतना अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन होता है पता चला। फिर MBA की जब मैं तैयारी कर रहा था, 2004-5 के आसपास की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को ये समझ में आया MBA की प्रिपरेशन के लिए कंपनीज कॉर्पोरेशंस के बारे में जानना होगा, तो मैं घुसा उसमें कायदे से। तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में और डिटेल में पता चला। जब और डिटेल में पता चला तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आ चुकी थी उस टाइम तक। तो मार्केट में तो मैं 2006 में मेरा डीमैट खुला, लेकिन उसके 2 साल पहले से इधर उधर की कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट और वो सब मेरे पास आने लग गई थी, और वो सब मैं स्टडी करने लग गया। तो और ये चीज़ एक पता चल गई कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सेटलमेंट होता है, तो जिसने जिस वक्त बाय किया या सेल किया वो पैसे तुरंत अकाउंट में आ जाते हैं। तो एक जो सॉल्व करना था प्रॉब्लम पजल का कि यार उधार वाला काम नहीं करना है, वो क्लियर हो गया कि ये मार्केट में उधार वाला काम नहीं हो सकता, कि किसी को उधार दिया तो अभी स्टॉक अगर बेचा तो अभी पैसा आएगा, ये समझ में आ गया। तो वहाँ से मार्केट की तरफ रुझान बढ़ गया। और बाकी फिर और कुछ ट्रिगर्स थे कि मार्केट में ऐसा किसी ने पैसा बना लिया या ऐसा कुछ और चीज़ें हो गई, इंट्राडे कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स का लेवरेज कर सकते हैं, वो सब पता चला। तो वो ट्रिगर्स थे, उनसे ट्रेडिंग और में और कूदा। अब ये जो मैंने रीजंस बताए कि उधार वाला काम नहीं करना, अब मैं आपको बताता हूँ कि देना क्यों नहीं है। अब जब मैंने 2013-14 के आसपास जॉब छोड़ दी, 6 साल जॉब करने के बाद, नहीं कर पा रहा था मैं, कि मेरे को मार्केट की स्टडी करनी थी, मेरे को जॉब भी इक्विटीज़ में करनी थी, MBA भी मैंने फाइनेंस में ही किया था, लेकिन जॉब उस तरफ डायरेक्टली पूरी तरीके से नहीं मिल रही थी। तो अब मेरे को अपना काम करना था, और मेरे को ये समझ में आ गया था कि मैं वैसे शायद इक्विटी रिसर्च और उधर जाना चाहता था, लेकिन अब मैं फ्री हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी, मैं किताबें पढ़ूंगा अपने तरीके से। अब वो जब मैंने किया तो अब मैं वहाँ से कोरिलेट करके बता रहा हूँ कि उस टाइम पे एक ऐसा टाइम आया जहाँ पे ट्रेड करते करते मैंने अपनी पूरी कैपिटल ख़राब करी, और जॉब अब है नहीं रह गई, जॉब रह नहीं गई है, कैपिटल ख़त्म होने पे आ गई है। मैं PG में रह रहा हूँ, 1 से 1.5 साल मैंने उसमें भी बिताया, अच्छे से स्टडी वगैरह की, वो कभी और बताऊँगा डिटेल में। उस टाइम पे मेरा रूममेट मेरे को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बेटा तेरे रूम का मैं रेंट दिए दे रहा हूँ सब कुछ, लेकिन मैंने उधार लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया, उसका रीज़न है, मैं बताता हूँ। ये सबको समझना चाहिए। आप जिससे उधार ले रहे हो, आपको वो दे देगा, आप उसको दे दोगे क्योंकि आप सही इंसान हो, लेकिन वो पर्सन कल को आपको एहसान दिखा करके आपसे फिर से उधार ले और वो वापस ना करे, तब आप क्या करो? और तब बड़ा अमाउंट ले सकते। हाँ, ले सकता है, क्योंकि उसने एहसान किया, या कोई दूसरा अनड्यू फेवर आपसे मांगे, आपको देना पड़ जाएगा क्योंकि आप उसके एहसान के तले दबे हो।